जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सेकंड क्लास है हिस्ट्री की, जिस पहली क्लास में अपन ने हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करने के बाद अब हम इसमें सभ्यता के स्वरूप को समझते हैं, ठीक है ना। मतलब पहले हमने देख लिया था कि इसकी खोज कैसे हुई, ठीक है ना। खोज कैसे हुई, कहाँ ढूंढा गया इन्हें, ठीक है ना, किसने ढूंढा, कैसे पता चलाया, कौन कौन से स्थल, क्या चीज़ें थी, ठीक है ना। आज की क्लास थोड़ा मेन से रिलेटेड है MPPSC के। इसमें हम देखेंगे सभ्यता का स्वरूप, जो इम्पोर्टेंट MPPSC मेंस सिलेबस में फोकस्ड किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक जीवन इनका, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सारा आज हम कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली स्लाइड, जिसमें क्या है, सभ्यता का स्वरूप। इसमें क्या है आपका, सभ्यता का स्वरूप। चलिए ये सब हम कवर कर चुके थे, ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था। स्लाइड आपको PDF फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे सभ्यता का स्वरूप। क्लियर है? सभ्यता का स्वरूप। सभ्यता का स्वरूप हमने डिवाइड किया राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और इनका सांस्कृतिक जीवन। क्लियर है? जब लोग सभ्यता बना के रहने लगते हैं तो उन्हें ये चारों चीज़ें क्या हो जाती है, नेसेसरी हो जाती हैं, ठीक है ना। जब 4 लोग रह रहे हैं साथ में तो उनमें राजनीति भी चाहिए, उन्हें सब अपने हिसाब से काम करेंगे नहीं तो, ठीक है ना। एक समाज विकसित हो जाता है, ठीक है। कोई काम जैसे सबका काम बटा हुआ रहता है, एक समाज विकसित हो जाता है, समाज को साथ में रहना पड़ता है, ठीक है ना। आर्थिक जीवन, इतने बड़ी देखा था हमने कि लगभग अप्रॉक्स 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है क्षेत्र, तो इसे चलाने की कुछ आर्थिक गतिविधियों की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और इनका जब साथ में रहने लगते हैं तो सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन में क्या हो जाता है, बन जाता है। चलिए, तो सभ्यता के स्वरूप में सबसे पहले हम इनके राजनीतिक जीवन को देखेंगे। यहाँ पे जनरली स्लाइड में अलग अलग इतिहासकारों के मत दिए हैं, हम राजनीतिक जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था, हमने देखा था कि अलग अलग नगर खोजे गए, हड़प्पा खोजा गया, मोहनजोदड़ो खोजा गया, ठीक है ना, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। क्लियर है? तो यहाँ पर कई विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग शासक वर्ग रहा होगा, मतलब मोहनजोदड़ो का अलग शासक वर्ग रहा होगा, ठीक है, हड़प्पा का अलग शासक वर्ग रहा होगा। लेकिन हुआ क्या, जो भी स्थल खोजे गए, ठीक है ना, जितने भी स्थल हमने खोजे तो वहाँ के मिलते जुलते मंदिरों के साक्ष्य, मंदिर के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं इन द सेंस, अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत, वहाँ के नगर, मोहरें, ठीक है ना, इन सभी में क्या है, एक रूप था, सड़कें, ठीक है, इन सभी में क्या है, एक रूप था, है ना। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि भैया जो ज़्यादा पक्ष है जिसका, ठीक है ना, इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय शक्ति विद्यमान थी। क्लियर है? तो राजनीतिक जीवन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः कैसा था, केंद्रीकरण था, ठीक है ना। मतलब अलग अलग शासक वर्ग नहीं, एक केंद्रीय सत्ता थी जो पूरे को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी, ठीक है ना। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, नगर। हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी नगर नियोजन प्रणाली बहुत बेस्ट थी। क्लियर है? इसलिए जो प्रोफेसर R.S. शर्मा, ये देखिए लिखा हुआ है, प्रोफेसर R.S. शर्मा का मत था कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति के नगरों में व्यापारी वर्ग का शासन रहा, ठीक है ना। इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना। क्लियर है? तो राजनीतिक जीवन में हम देखेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि अलग अलग शासक वर्ग शासन कर रहे थे, हम कहेंगे कि एक केंद्रीय शक्ति यहाँ पर क्या थी, विद्यमान थी। क्लियर है? और नगर बना के रह रहे थे, तो वर्चस्व किसका था, व्यापारी वर्ग का यहाँ पर क्या था, वर्चस्व था। सभी चीज़ें थी, कृषक वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, विद्वान थे। क्लियर है? लेकिन वर्चस्व किसका था, व्यापारी वर्ग का, क्योंकि एक नगरीकरण और विदेशी व्यापार हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, ठीक है। लोथल में हमने देखा था क्या मिला था, डॉकयार्ड, बंदरगाह, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन हमको समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे लोग सब इतिहासकार का अलग अलग मत है। जैसे देखो, मैके मौर्य के विचार के अनुसार प्रतिनिधि शासक वर्ग, ठीक है ना, अंटर मौर्य ने शासन तंत्रात्मक शासन प्रणाली। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर किसका वर्चस्व था, व्यापारी वर्ग का वर्चस्व था। क्लियर है? और कैसा था, तो केंद्रीकरण था, ठीक है। वहीं दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, जिसमें किसकी बात करेंगे हम, सामाजिक जीवन की, है ना। तो ये लिखने के हिसाब से भी देखते चले हम, ठीक है ना। आपको मेंस में जब राइटिंग करनी पड़ेगी तो ये लिखने के हिसाब से भी आपको काम आएगा, ठीक है। सामाजिक जीवन की बात करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि ये समाज था कैसा, समता मूलक समाज, ठीक है ना। समता मूलक समाज मतलब सभी एक दूसरे के क्या थे, समान, मतलब एक दूसरे को क्या समझते, समान, ठीक है ना। क्योंकि हमें जाति प्रथा का कोई भी साक्ष्य यहाँ से देखने को नहीं मिलता। क्लियर है? ठीक है।
समता मूलक समाज था, जैसे कि आगे चल के धीरे धीरे क्या होगा कि जन्म के आधार पर आपका क्या वर्ग वर्ण निश्चित होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके कार्य के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे आप कृषक का काम कर रहे हो तो किस वर्ग में चले आओ, कृषक में, ठीक है ना। अगर आप पूजा पाठ करने लगे तो क्या पुरोहित, ठीक है ना। तो आगे चल के ये जन्म के आधार पर, मतलब ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर पैदा हुए तो क्षत्रिय, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर एक समता मूलक समाज था। जाति प्रथा के कोई साक्ष्य हमको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। जाति प्रथा के कोई साक्ष्य देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जाति प्रथा के साथ साथ वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन था कि भैया पुरोहित थे, विद्वान थे, कृषक वर्ग था। लेकिन ये किसके आधार पर, अपने कर्म के आधार पे, ना कि जन्म के आधार पे, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा प्रधान था, तो कर्म प्रधान था, क्लियर। कैसा प्रधान था, कर्म प्रधान था। अब यहीं पे दूसरी चीज क्या हुई है कि जितनी भी खुदाई की गई है ना, जितनी भी खुदाई की गई है, तो उसमें जो स्त्री मण मूर्तियां हैं, ये देखिए यहाँ पर स्त्री मण मूर्तियां लगाई नर्तकी की, ठीक है। जो स्त्री मण मूर्तियां हैं वो ज्यादा निकली, क्लियर है। इस आधार पर हमने इसे कैसा समाज कह दिया, तो ये एक मातृ सत्ता समाज था। एक तो कर्म प्रधान था, ठीक है ना, मतलब कर्म के आधार पर डिसाइड होता था आपका क्या है, ठीक है ना। और खुदाई के तहत स्त्री मण मूर्तियां ज्यादा निकली हैं, तो इसे हमने कौन सा समाज बोल दिया है, मातृ सत्तात्मक समाज, क्लियर है। तो भैया कौन सा क्या प्रधान था, तो मातृ प्रधान था, ठीक है। देखो वर्गों में बैठा हुआ था, मैंने बोला ना आपको यहाँ, है ना, शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग, ठीक है ना, शासक, योद्धा, पुरोहित, कृषक, मजदूर वर्ग, है ना। किसी किसी बुक में आपको 3 में डिवाइड मिलेगा, किसी किसी में 4 में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें 10वें सूक्त में क्या किया है, पुरुषों को 4 में डिवाइड किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या शूद्र, ठीक है ना। लेकिन वहां पे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये कैसा प्रधान होने लगता है, वर्ण प्रधान होने लगता, मतलब जन्म प्रधान होने लगता है कि ये जिसके घर पैदा हो वैसे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या था, कर्म प्रधान था, जैसा आप काम कर रहे हो वैसा इनका सामाजिक जीवन, ठीक है ना। तो हमें क्या समझ में आई कि समता मूलक समाज था, ठीक है ना। जाति प्रथा के कोई साक्ष्य हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। जो वर्ग का विभाजन था वो कैसा, वर्ग का जो विभाजन था वो कैसा था, तो किसके आधार पर था, जन्म के आधार पर, तो सॉरी कर्म के आधार पर, क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि स्त्री मण मूर्तियां ज्यादा निकली, तो कैसा समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो खुदाई के तहत मतलब उपयोगी चीज ज्यादा मिली, है ना। अस्त्र शस्त्र हमको ज्यादा खुदाई में नहीं मिले हैं, तो हम कह सकते हैं समाज कैसा था, तो उपयोगी था। मतलब जो चीज की जरूरत पड़ती थी उसी को क्या करते थे, बनाते थे, है ना। एक उपयोगी समाज के तहत, एक उपयोगी, जैसे भैया घर में इतनी चीज की जरूरत है तो इतनी बनाई जाए, ठीक है ना। जैसे कि हमको क्या लग रहा है भैया, 4 बर्तन, मतलब जितना लग रहा है उतना, मतलब एक्स्ट्रा चीजें जैसे अस्त्र शस्त्र ये सब हमने नहीं दिखे थे, ठीक है। और अस्त्र शस्त्र नहीं निकले तो हमने एक तर्क और लगा लिया कि कैसा समाज था, शांतिपूर्वक, ठीक है ना। कैसा जीवन व्यतीत करता था, शांतिपूर्ण अपना ही जीवन क्या करते थे, व्यतीत करते थे, क्लियर है। उसके बाद समाज में हम देखेंगे तो भैया पशुपालन, मतलब पशुओं को लड़ाना, ठीक है ना, चेस खेलना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, चेस खेलना, ये इनके सामाजिक गतिविधियों में क्या था, शामिल था। तो हमें समझ में आ गया भैया समता मूलक समाज था, जाति प्रथा के कोई साक्ष्य नहीं थे, मात सत्तात्मक था, 3 उसमें डिवाइड था, एक तो शासक वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, कृषक वर्ग था। अलग अलग बुक में तो जैसे 4 वर्ण और 2 में भी आपको 3 में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। देखिए इसको हम आगे देखेंगे, ये एक श्रृंगी, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पूजा, मतलब पूजा किसकी करते थे, एक श्रृंगी की, मतलब बैल, एक सींग वाला बैल, यूनिकॉर्न देखा होगा ना, यूनिकॉर्न एक सींग वाला, ठीक है। उसके बाद आर्थिक जीवन की जब हम बात करेंगे तो आर्थिक जीवन भी इनका बढ़िया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हैं, लेकिन जो इसमें हम समझते हैं वो लिखने के आधार पे बता रहा हूँ मैं आपको, पीडीएफ में जो आपको मिल जाएगा, लेकिन लिखना क्या है, उसे कैसे लिंक करना है, उसे हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक जीवन में क्या था, इनका जो आर्थिक जीवन था, इस आर्थिक जीवन में सबसे पहले तो हमने देखो अन्नागार मिले, है ना। हमने पहली स्लाइड में देखा, मतलब पहले लेक्चर में देखा था कि अन्नागार मिले हैं, मतलब इनके यहाँ जो कृषि हो रही थी वो कैसी हो रही थी, सरप्लस हो रही थी, ठीक है। मतलब अनाज एक तो खुद के लिए भी उगाया जा रहा था, मतलब एक्सेस हो रहा था, ठीक है। तो उसे रखने के लिए ने क्या करा था, अन्नागार बनाए थे, क्लियर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि भैया कृषि इस समय क्या थी, उन्नत अवस्था में थी, है ना। भैया 5 किलो गेहूँ 2 किलो खाने के लिए रख लिया, 3 किलो बेच दिया, क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। वाटर सिस्टम तो आगे देखते हैं उसको। उसके बाद पशुपालन, पशुपालन करते थे,
ठीक है ना, पशु पालते थे, उनकी पूजा करते थे, ठीक है, मतलब पशुपालन भी अच्छी तरह से करते थे। दुधारू पशु, जिनसे क्या मिल जाता था, दूध मिल जाता था। क्लियर है। जैसे आप देखेंगे कि लोथल सुरकोतड़ा में घोड़े के अस्थिपंजर मिले, ठीक है ना, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं मिले कि हम लोग कह सकते हैं कि घोड़ा शेर बाघ से क्या थे, परिचित थे, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भैया घोड़ा शेर बाघ से उतने ज़्यादा परिचित नहीं थे। क्लियर है। बाकी भैंस गाय इनसे क्या थे, परिचित थे। भैंस गाय भेड़ बकरी आदि से क्या थे, परिचित थे, ठीक है। तो पशुपालन भी क्या था, एक उन्नत अवस्था में था। दूसरा हमने देखा नगरीकरण। अब नगरीकरण जब हमने देखा तो हमने कह दिया कि भैया ये व्यापार, और हमको क्या मिला, लोथल में एक बंदरगाह मिला। क्लियर है। उससे हमें पता चलता था क्या कर रहे थे, विदेशी व्यापार कर रहे थे। लोथल से जो बंदरगाह मिला है उससे हम ये तात्पर्य लगा रहे हैं कि ये क्या करते थे भैया, विदेशी व्यापार करते थे। तो व्यापार में भी क्या थी, इनकी उन्नत अवस्था थी, ठीक है ना। तो आर्थिक जीवन इनका बहुत अच्छे से चल रहा था। शिल्प उद्योग भी करते थे, मूर्तियां बना रहे थे कांसे की, ठीक है। तो इसे हम जनरलाइज अगर देखना चाहें तो आर्थिक जीवन में कैसे जोड़ेंगे, आर्थिक जीवन में कृषि उन्नत अवस्था में थी, पशुपालन उन्नत अवस्था में था। क्लियर है। व्यापार उन्नत अवस्था में, शिल्प उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में। आपको पता होगा कि मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़ा मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये कॉटन का यूज भी कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब शिल्प उद्योग, मनके बनाना, है ना, बर्तन बनाना, ठीक है ना, ये सारे काम एक उन्नत अवस्था में चल रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पे धातु नहीं थी, तो भैया कैसे इनका आदान प्रदान होता था, ठीक है ना, बार्टर सिस्टम, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्लियर। गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले, है ना, एक्सचेंज करते रहते थे सामान, ठीक है ना। और मोहरें मिली है, ठीक है ना। व्यापार के महत्व का पता चलता है, व्यापार का महत्व बहुत ज़्यादा था सभ्यता में। अभी जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट घोषित किया था तो उसमें भी इस सभ्यता का जिक्र किया था, जिसमें किसमें महत्व दिया था हमने, व्यापार। क्लियर है। मतलब आर्थिक जीवन भी इनका क्या था, उन्नत अवस्था में चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की बात करेंगे जी। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जब हम उनकी बात करेंगे तो एक लौकिक, मतलब हमें कह सकते हैं, देखिए उसको क्या हो गया, लौकिक महत्व था, मतलब डायरेक्ट गॉड का। जैसे कि देखिए, मतलब धरती से क्या मिल रहा है इनको, अनाज, तो किसकी पूजा करने लगे, उर्वरता की देवी धरती की, ठीक है। मतलब लौकिक देवताओं का इसमें क्या था, ज्यादा महत्व, नीम पीपल कृषि, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पूजा किसी करते, वृक्ष पूजा करते थे, ठीक है ना। बहुता देव आदि, मातृ देवी की पूजा। क्लियर है। एक मूर्ति मिली है जिनकी नाभि से एक क्या, पौधा निकल रहा हो, ठीक है, उनकी पूजा करते थे, ठीक है। तो अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करेंगे तो लौकिक महत्व ज़्यादा है ना। प्रेतवाद का भाव भी देखने को मिलता है, ताबीज वाबीज भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या था, लौकिक देवता, ठीक है। ये देखिए एक एक देखो सन्यासी जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फोटो लगाई हुई मैंने, इनके आजू बाजू कुछ जानवर हैं, ठीक है ना, बकरी हिरण, ठीक है। तो इन देवताओं को क्या कर दिया, इनको बोल दिया गया पशुपतिनाथ, है ना। जॉन मार्शल ने इनको नाम दिया है क्या, पशुपतिनाथ, ठीक है ना। तो धार्मिक जीवन में हम कह सकते हैं कि लौकिक महत्व, मतलब डायरेक्ट देवता, भूता देव आदि बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते थे, माता देवी की पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, ठीक है ना। प्रेतवाद का भाव भी दिखाई देता है, लेकिन प्रेतवाद का भाव बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि खुदाई के तहत हमें ताबीज वाबीज भी देखने के लिए यहाँ पर मिले हुए, ठीक है ना। सांस्कृतिक जीवन की जब हम बात करेंगे तो स्थापत्य कला, ठीक है ना, आपने देखा बड़ा बड़ा अन्नागार, अभी हम देखेंगे आगे चल के जब नगरीकरण में इन्होंने अन्नागार, स्नानागार, ठीक है ना, बड़ा बड़ी स्थापत्य कला बनाई है। तो सांस्कृतिक जीवन में महत्व है इनका। मूर्ति कला है ना। देखो धार्मिक जीवन में आप क्या बता सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं कि इनके लौकिक देवताओं का ज़्यादा महत्व था, देव आदि थे, ठीक है ना। वृक्ष पूजा करते थे, है ना, स्त्री पूजा करते थे, पुरुष पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, ठीक है ना। ये सारा कौन सा सेगमेंट हो जाता है, धार्मिक सेगमेंट, है ना, ठीक है ना। जैसे ये मिले तो ये क्या है, पुरुष, तो पुरुष भगवान हो गए। उर्वरता की देवी मिली तो वो क्या हो गई, स्त्री हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद शिव पूजा, मतलब पशुपतिनाथ, लिंग पूजा, ठीक है ना, वृक्ष पूजा, पीपल नीम, ठीक है, इन सब की, जल की पूजा, प्रतीक पूजा। यहाँ पे देखो स्वास्तिक दिख रहा है आपको, मैंने एक स्वास्तिक लिया हुआ है, ये मोहन में, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है। अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं हमें जी। तो ये सारा सेगमेंट किस में चले जाएगा, धार्मिक जीवन में आप इसकी राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब हम सांस्कृतिक जीवन की बात करें, ठीक है, तो सांस्कृतिक जीवन में क्या आएंगे, स्थापत्य कलाएं, मूर्ति कलाएं। स्थापत्य कला देखें आप, बड़ा स्नानागार मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उसके बाद मूर्ति कला देखेंगे तो मूर्ति कलाएं भी, कांसे की मूर्ति का भी आपको एक फोटो दिखाई थी मैंने, मूर्ति कला अच्छी है ना। मोहरें, बहुत अच्छी मोहरें यहाँ से हमें देखने मिली है। अब मोहरें कौन से पत्थर से बनाई जाती थी, तो सेलखेड़ी के पत्थर से बनाई जाती थी। क्लियर है, कौन से पत्थर से, सेलखेड़ी। मतलब मोहरें हमें यहाँ से मिली है। मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, ठीक है ना। बर्तन की जरूरत भी इनको अब रहने लगे तो कहाँ रखेंगे, ठीक है, अनाज कहाँ रखेंगे, अपना पानी कहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब धार्मिक में आपको समझ में आ गया, सांस्कृतिक जीवन में स्थापत्य कलाएं, मूर्ति कलाएं, मोहरें और क्या, मृदभांड यहाँ से हमें अच्छी मात्रा में मिली, ठीक है। तो इसमें ये चारों सेगमेंट में आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। अगर आता है कि भाई इनका राजनीतिक जीवन क्लियर करो, तो राजनीतिक जीवन में बता सकते हैं कि कैसा कैसा था, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक और सांस्कृतिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MPPSC मेंस के लिए, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। इस बार जो मेंस लिखेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद नगर निर्माण योजना, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ना। यहाँ मैंने जो फैक्चुअल चीज़ें वो आपको याद करने वाली है मैंने लिख दी है, बाकी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो अलग से आप अगर कॉपी पेन लेके लिखते हैं, हालांकि मुझे पता है आप लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप सुन लें, बल्कि सुनते रहे वीडियो को एक दो बार, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं। जो यहाँ लिखा है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना, ठीक है ना। पक्की ईंटें मिली हैं, मतलब हजारों साल कब से खाना बदोश जीवन, लाखों साल धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए किस पे आए हम, नगर निर्माण योजना, मतलब नगर बना के रहने लगे, पक्की ईंटों का इस्तेमाल करने लगे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रथम नगरीय सभ्यता जिनकी नगर निर्माण योजना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, विकसित नगर निर्माण योजना थी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इन नगर भवनों की विशेष बातें की, चलिए सब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार मिला है। फिर अन्नागार भी कहाँ से मिला है, अनाज रखने का कोठार, ये सब इसकी हाइट लेंथ सब है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसा था, ठीक है। तो नगर निर्माण योजना, पहली बात 2 टीले थे। नगर निर्माण देखेंगे तो एक पश्चिमी टीला और एक क्या था, पूर्वी टीला। ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। पश्चिमी टीला में पूरा का पूरा कौन सा वर्ग रहता था, शासक वर्ग, और ये ऊपर की तरफ था। माउस से लिखता नहीं बनता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा वर्ग, शासक वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे कौन रहता था, कृषक वर्ग, ठीक है। तो इसका पश्चिमी टीला जो कहाँ था, ऊपर, इसे दुर्ग टीला भी कहते हैं, ठीक है, दुर्ग टीला। ये थोड़ा सा हाइट पे था, मतलब ऊंचाई पे कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये थोड़ा क्या था, नीचा, ये दुर्ग टीला और ये निचला टीला। ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला। यहाँ कौन सा वर्ग रहता था, शासक वर्ग रहता था। यहाँ पे कौन सा वर्ग रहता था, कृषक वर्ग रहता था। क्लियर है, इस तरह से इनकी नगर निर्माण योजना प्रणाली थी, ठीक है ना। मतलब पहले बाढ़ आए तो कौन डूबे, मजदूर, क्योंकि बहुत सारे मिल जाते हैं, मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि लेबर बहुत सारा, जो शासक वर्ग है वो कम मिलता है, इसके थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ। कई आप जब नगर पढ़ेंगे, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, तो ये जो शासक वर्ग है ये एक प्राचीर दीवार से घिरा हुआ, इस तरह से, ये देखिए, मतलब फुल प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद आप धौलावीरा देखेंगे तो धौलावीरा में क्या है, धौलावीरा में एक नई चीज़ देखने के लिए मिलती है। एक तो पश्चिमी टीला मिलता है, एक छोटा सा बीच में और मिलता है, और एक क्या मिलता है, पूर्वी टीला मिलता है। मतलब अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे शासक वर्ग और जो पूरी तरह से क्या रहता था, घिरा हुआ रहता था, ठीक है। ये तो होगा इनका कैसे व्यवस्था रहती है, किस तरफ शासक वर्ग रहता था, किस तरफ कृषक वर्ग, ये सब ध्यान से करते जाइए, एग्जाम में लिखना पड़ता है, अगर आती है नगर निर्माण योजना प्रणाली, ठीक है। उसके बाद कैसे घर बनते थे, तो भैया घर इनके रहते थे एकदम, रोडें जो ऐसी 90 डिग्री, ठीक, रोड ये जब क्रॉस करेंगे एकदम 90 डिग्री। एक तो ये तो बताइए आपको, पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था 90 डिग्री पर, क्यों इस तरह से घर बना थे, ठीक है ना। ग्रिड, एक जाली की तरह ग्रिड सिस्टम, ठीक है ना। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, लोगों के घर का पानी निकल के मेन होल के थ्रू सीधे कहाँ जाता था, नाले में जाता था, है ना। आज आप यहाँ पानी
किसी का कहीं बह रहा है, किसी का कहीं बह रहा है। मतलब उस समय लोगों को इतना नॉलेज था कि वाटर मैनेजमेंट कैसे बनाया जाए। धौलीवीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनकी जो नगर निर्माण योजना प्रणाली है बहुत ही बेस्ट है, क्लियर है। तो इसमें लिख सकते थे किस तरह से रहते थे, तो कितने टीले होते थे, भी पक्की ईंटें लगाई गई हैं, घर कैसे बने थे। मोहनजोदड़ो से एक राजपथ भी मिला है, ठीक है ना। राजपथ मतलब अप्रॉक्स 800 मीटर चौड़ा है एक राजपथ है, बड़ा सा, बड़ी सी सड़क। तो राजपथ कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है ना। ये तो सब फैक्चुअल बातें हैं, आपको मैं अलग से पीडीएफ में दे दूंगा, जिससे आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। समझने वाली चीज़ इतनी थी, इस तरह से इनका सिस्टम होता है। और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, धौलावीरा का। एक चेक डैम जैसी व्यवस्थाएं ये क्या करते थे, बनाते थे। अब तो बड़े बड़े डैम बनते हैं, लेकिन इस समय क्या चेक डैम जैसी व्यवस्थाएं थी, ठीक है, क्योंकि इतना मैन पावर नहीं था कि इतने बड़े बड़े क्या बना पाएंगे, बांध बना, ठीक है। तो नगर निर्माण योजना प्रणाली अगर आती है तो एक तो विकसित अवस्था में थी, एकदम विकसित अवस्था में थी। विकसित अवस्था के साथ साथ कीटों का इस्तेमाल किया गया था। कैसे रह रहे थे, तो ये शासक वर्ग अलग रह रहा था, शासक वर्ग अलग रह रहा था, कृषक वर्ग क्या हो रहा था यहाँ पर, अलग रह रहा था, ठीक है ना। शासक वर्ग ऊपर रह रहा था, कृषक वर्ग नीचे रह रहा था, ठीक है ना। ये शासक वर्ग बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ रहता था, ठीक है। और घर कैसे बिछे हुए थे, एकदम ग्रिड की तरह, जाली की तरह। वाटर कैसे, वाटर सप्लाई क्या था, पूरा जो गंदा पानी था वो मेन होल के थ्रू कहा जाता था, नालों की तरफ जाता था। मतलब नगर निर्माण योजना प्रणाली इनकी बहुत ही शानदार थी। पक्की ईंटों का इस्तेमाल किए थे। 4:4:2:1 की रेशियो की इनकी ईंट बनती थी, मतलब एक साइज, स्टैंडर्ड साइज के तरह। आज नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये इनकी क्या होगा, नगर निर्माण योजना प्रणाली होगी। अब 600 साल रहने के बाद भी सभ्यता का क्या हुआ पता नहीं। 600 साल लगभग विकसित अवस्था में, हमने देखा था इसका टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750, तो 500 हो और 300, 600, 800 पकड़ लेते हैं। 600 से 800 साल तक एक परिपक्व अवस्था रहने के बाद भी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। इसमें भी इतिहासकारों ने क्या दिए हैं, अपने अलग अलग मत दिए हैं कि भैया देखो, आकस्मिक पद का, जैसे आकस्मिक, जैसे तुरंत तुरंत ढह गई, तो उसका जो तर्क है वो थोड़ा सा क्या है, कमजोर पड़ता है यहाँ पे ना। इनका क्रमिक पतन ही हुआ होगा, क्रमिक पतन इन द सेंस बाढ़ आना, ठीक है ना, तो अर्थक्वेक आना, ठीक है, भूकंप आना, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, ठीक है। उसके बाद सूखा पड़ जाना। सूखा पड़ जाना तो थोड़ा मतलब कमज़ोर सा लगता है, क्योंकि इतनी नदियों के पास इतनी अच्छी सभ्यता पल रही थी, तो नदियों का सूखना तो कठिन था। लेकिन फिर भी हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है यहाँ पे किसका, सरस्वती नदी का, ठीक है ना। तो ऐसे इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है कि किस तरह से सभ्यता नष्ट हुई थी, ठीक है ना। तो इन सभी तर्कों में सबसे मान्य तर्क निकल के आता है कौन सा, बाढ़, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ, जो कि नदी घाटी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए बाढ़ आना यह स्वाभाविक था। अतः यह तर्क सर्वमान्य है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तर्क कौन सा है इसका, कि भैया बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है ना। जॉन मार्शल ने कहा था कि मोहनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ आई है, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ, 7 लेयर मिली। जैसे ही मोहनजोदाड़ो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, पानी मिट्टी लेके आया, फिर लेके आया, मतलब एकदम 7 लेयर्स नहीं। तो भैया ये कितनी बार डूबा होगा, बोले 7 बार, है ना। पर यहीं पे मोहनजोदाड़ो में KUR कैनेडी एक है, वो कहते हैं कि यहाँ पे किसका प्रकोप हुआ था, मलेरिया का प्रकोप हुआ था। ये महामारी टाइप बीमारी, उस टाइम तो कोई भी बीमारी आती थी वो महामारी होती थी, क्योंकि उसका क्या नहीं होता था, इलाज नहीं होता था, है ना। कोविड 19 हमारे होमो सेपियंस, हम होमो सेपियंस है ना, हमारा इतिहास जब आगे चल के पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि ये 2019-20 में देश में क्या आई थी, महामारी। ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या है, लिखित में आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ लेगी। लेकिन हो सकता है कि कुछ नई लैंग्वेज डेवलप हो जाए तो उसको ना पढ़ पाए, इसलिए आपको बताऊँ। देखो अयोध्या देखा है ना, अयोध्या में भी मोदी जी जब इनॉग्रेशन आधारशिला रखने गए थे, तो उसमें एक टाइम कैप्सूल रखा हूँ, उसमें लिखा कि भैया यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें थी। देखना आपको एक करंट अफेयर के हिसाब से, है ना। ये सब टॉपिक पे आते हैं। सभ्यता को क्या होगी, सभ्यता भी क्या होगी, नष्ट होगी, ठीक है ना। क्या इम्पोर्टेंट क्या कारण था, तो भैया बाढ़ इसका सर्वनाश करना, ठीक है ना। तो ये सभ्यता की खोज कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई, किसने की, क्या चल रहा था, कितने साल चली,
इनका राजनीतिक पक्ष क्या था, महत्वपूर्ण स्थल क्या थे, नगर निर्माण योजना प्रणाली क्या थी, सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था और सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। ये कंप्लीट लेक्चर हो जाता है आपको किस पे, सिंधु सभ्यता पे। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। थैंक यू।